लोग आपने कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई किए थे, न्यूमेरिकल्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड आल्सो सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम सर्कुलर मोशन टॉपिक। ठीक है, आज मेरा टारगेट ये रहेगा कि आज थियरी में कंप्लीट कर देता हूँ, बिकॉज वन टॉपिक इज स्टिल रिमेनिंग इन द थियरी, और कल पूरा लेक्चर हम लोग फिर से न्यूमेरिकल्स ही करेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी ऑलमोस्ट ओवर। ठीक है, सो आज चलो थियरी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस सम न्यू टॉपिक। आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये टॉपिक क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन को देखेंगे। नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल k। कैपिटल K से इसको डिनोट किया जाता है। कैपिटल K इज अ सिंबल फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब ये क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन? सी टू इट। यहाँ पे गायरेशन जो वर्ड है, गायरेशन इज ऑब्वियसली अ न्यू वर्ड फॉर यू। गायरेशन मतलब रोटेशन। ठीक है, इट्स अनदर वर्ड फॉर रोटेशन। सो इन शॉर्ट इट इज अ रेडियस ऑफ रोटेशन। ये क्या है ध्यान से देखो, लुक हियर। इमेजिन दैट ये एक बॉडी है, थिंक इट्स अ बॉडी। ओके, इट इज ऑफ एनी शेप, ये कोई भी शेप की बॉडी हो सकती है। एंड अराउंड दिस पर्टिकुलर एक्सिस, अराउंड दिस एक्सिस ये रोटेट कर रही है। ठीक है, अब इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है। सी, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस बॉडी के अंदर। दिस बॉडी इज मेड बाय n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सारे पार्टिकल्स तो हम लोग शो नहीं कर सकते, मैंने खाली देखो 2 पार्टिकल्स शो किए। ठीक है, अब देखो सारे पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस वो भी सेम नहीं है। सपोज वन पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस r1, द सेकेंड पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस r2। देखो ध्यान से, तो कैन आई से ऑल द पार्टिकल्स आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ना, अलग अलग डिस्टेंस पे है। अब अगर हम लोग ये करेंगे m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, मास डिस्टेंस स्क्वायर, आपको पता है इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सपोज इस फॉर्मूला को यूज करके आई कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सपोज इस बॉडी की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I। ठीक है, व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस I आपने ये सारे पार्टिकल्स लिए होंगे ना, m1 से लेके mn तक I है। अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है मैं वो बताता हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें जो बता रहा हूँ वो एक इमेजिनेशन है। आप सच में वैसा नहीं करते है कोई, एक इमेजिनेशन है। अब जस्ट इमेजिन करो कि ये जो एक्सिस है वो सेम टू सेम है, मतलब एक्सिस को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग द एक्सिस, वो सेम है। लेकिन ये जो सारे पार्टिकल्स है ना, जो एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंसेस पे लोकेटेड है, सपोज इन सारे पार्टिकल्स को, हियर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, इन सारे पार्टिकल्स को कलेक्ट करके मैंने एक जगह पे रख दिया, सपोज यहाँ पे रख दिया। ये एक्सिस सेम टू सेम है, इट इज सेम एक्सिस, बट सारे पार्टिकल्स को ऐसे जो सारे पार्टिकल को कंप्रेस करके मैंने एक पॉइंट पे रख दिया। मतलब ये जो पूरी बॉडी है वो कंप्रेस होके यहाँ पर आ गई, मतलब पूरा बॉडी एक पॉइंट मास बन गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी बॉडी आपने इतना कंप्रेस किया कि वो पॉइंट मास बन गई। मैंने पहले ही कहा था ये थोड़ा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, आपको ये इमेजिन करना है, खाली आपके दिमाग में ये चलेगा, सच में ऐसा नहीं करता है कोई। सी, सपोज इस बॉडी को आपने इतना कंप्रेस किया दैट पूरी बॉडी, ऑल द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम टुगेदर एट दिस प्लेस, तो मतलब ये पूरा पॉइंट मास बन गया, द एंटायर बॉडी बिकम पॉइंट मास। यहाँ पे सारे मासेस अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ऑल पार्टिकल्स वर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे ऑल पार्टिकल्स कम्स एट वन प्लेस। ठीक है, अगर इस बॉडी का जो टोटल मास है, इफ इट इज m, टोटल मास ऑफ दिस बॉडी इज m, तो यहाँ पे इस पॉइंट का भी मास m होगा ना, सिंगल पॉइंट विल आल्सो हैव मास m। अब सपोज इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिस्टेंस लेट्स से k है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल नहीं बोल रहा हूँ कि k रेडियस ऑफ गायरेशन है, जस्ट सपोज दिस डिस्टेंस आई एम डिनोटिंग बाय k सिंबल।
मतलब ये जो सारे पार्टिकल्स थे वो अलग अलग डिस्टेंस पे थे फ्रॉम द एक्सिस। अब सारे के सारे पार्टिकल एक ही जगह जमा हो गए और सबका जो डिस्टेंस है वो एक ही हो गया फ्रॉम द एक्सिस। वो एक डिस्टेंस कौन सा है? के। ठीक है, अब आपको ये पता है जब ये बॉडी रोटेट करती है, व्हेन द बॉडी रोटेट्स, ये जो पार्टिकल्स हैं दे मूव इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द एक्सिस। ये पता है ना आपको, पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी जो ये पॉइंट मास है, सपोज इट इज रोटेटिंग अराउंड दिस बॉडी, अराउंड दिस एक्सिस, ऐसे, तो इसका रेडियस कितना होगा? के होगा। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, एग्री। इसको हम लोग रोटेशन भी बोल सकते हैं, दैट यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टिकल है एंड इज रोटेटिंग अराउंड दिस एक्सिस। ठीक है, इसको रोटेशन भी हम लोग मान सकते हैं। अब देखो, अगर इसको हम लोग रोटेशन मान लें, लेट्स से इफ वी कंसीडर दिस एज अ रोटेशन ऑफ दिस पार्टिकल अराउंड एन एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक है, now everybody remembers moment of inertia is given by mass into distance square। यहाँ पे भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बाय द फॉर्मूला मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूं, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, देखो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, so this is a moment of inertia of this particular system। ठीक है, ये है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m k स्क्वायर। अब आप देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो k पे डिपेंड कर रही है। इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ k को अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर इफ यू इंक्रीज r1 r2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज। सिमिलरली इफ यू हियर इंक्रीज द k, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज। सो बाय एडजस्टिंग द k हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, बराबर। नाउ लिसन, सपोज हमने एक ऐसा k का वैल्यू चूज किया, we selected a particular k so that the value of mk square become equal to this I। mk square इसके इक्वल हो गया I के। अगर mk square equal to I हो गया तो मैं बोल सकता हूं the moment of inertia of this single point mass is same as moment of inertia of this entire body। moment of inertia of this became equal to moment of inertia of this। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तब मैं ये जो k डिस्टेंस है, इस k डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, k distance, it is known as radius of gyration when this single point mass gives same moment of inertia as of this body। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है ना, अब आप बोल सकते हो कि जो ये k है ना, इस रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा क्या है ये, बट अभी भी आपको इसको फिजिकली इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कर क्या रहे हैं हम लोग, फिजिकली इसका क्या मीनिंग है। तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ इसका फिजिकली मतलब समझाने का। सी, जब आप कोई रोटेटिंग बॉडी लेते हो ना, उसमें अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंसेस पे होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं होते। सम पार्टिकल इज एट r1, सम पार्टिकल इज एट r2, अलग अलग डिस्टेंसेस पे हैं। ये सारे डिस्टेंस पता है आप मेजर भी नहीं कर सकते हो, यू कांट इवन मेजर ऑल दिस डिस्टेंसेस। इसकी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज I। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। आप इमेजिन करो कि जो सारे पार्टिकल्स हैं इनको हमने आगे पीछे किया, जो पार्टिकल सबसे नजदीक है एक्सिस के उसको थोड़ा पीछे लिया, जो पार्टिकल एक्सिस से काफी पीछे है उसको थोड़ा आगे लिया। इन सारे पार्टिकल्स को मैंने एडजस्ट करके एक ही डिस्टेंस पे लाके रखा, वो डिस्टेंस है k। अज्यूमिंग इन सारे पार्टिकल्स को मैंने आगे पीछे करके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा, सबके सब पार्टिकल k डिस्टेंस पे आ गए, लेकिन उससे क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mk स्क्वायर वो इक्वल टू I है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज रिमेन अनचेंज्ड, सो दैट सिंगल डिस्टेंस k इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, बात समझ में आई? तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक एवरेज डिस्टेंस है जहां पे हम लोग ने सारे पार्टिकल्स को रख दिया, सब पार्टिकल्स को मैंने k डिस्टेंस पे रख दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम ओनली। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आया?
Clear? Moment of inertia of this is equal to moment of inertia of this. Am I same है? तो सारे पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ गए, k डिस्टेंस पे. k डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है. अब इतना कॉन्सेप्ट भी डिटेल में कोई नहीं पूछता है. ठीक है, वो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दिया. हाँ, आयुष पूछ रहा है कि गायरेशन का मीनिंग क्या था. गायरेशन मतलब रोटेशन ही. इट्स अनदर वर्ड फॉर रोटेशन. सी, आपको मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, चाहिए तो सुन लेना. एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है जिसको बोलते हैं गायरोस्कोप. गायरोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है. आप नेट पे चेक कर सकते हो. ऐसे कुछ टॉप के जैसा होता है, जो लट्टू आप खेलते हो ना बचपन में, टॉप उसके जैसा होता है. गायरेशन, गायरोमीटर, गायरोस्कोप कहते हैं उसको. इंटरनेट पे आपको उसके फोटोज वगैरह भी मिल जाएंगे, वर्किंग भी मिल जाएगी. गायरोस्कोप है, वो रोटेट ही करता है अल्टीमेटली. गायरोस्कोप यस, मोबाइल्स में भी यूज होता है. मोबाइल में डिजिटल गायरोस्कोप होता है, डिजिटली वो बना होता है. लेकिन यहाँ पे गायरोस्कोप अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे, वो एक लट्टू के जैसा, एक टॉप के जैसा घूमने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है. गायरोस्कोप एक रोटेटिंग इंस्ट्रूमेंट है. अब जो रोटेट हो रहा है उसका नाम गायरो क्यों रखा है? गायरो मीन्स रोटेशन एक्चुअली. ठीक है, वर्ड पे मत जाओ. इट मीन्स इट्स अ इंस्ट्रूमेंट. नहीं, अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं गायरोस्कोप का वर्किंग बताओ. नहीं, उसके बहुत सारे, मतलब उसके यूजेस बताओ. उसके बहुत सारे यूजेस हैं. अब थोड़ा सा इंटरनेट पे खुद भी चेक करो बेटा. सेल्फ स्टडी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप खुद एफर्ट्स लेके पढ़ोगे ना, वो कभी भूलेगा नहीं. हाँ, एक कर सकता हूं मैं, आप इंटरनेट से पढ़ो गायरोस्कोप के बारे में. अगर वहां से नहीं समझे, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो, तो आप पूछ सकते हो मुझसे. दैट आई विल क्लेरिफाई योर डाउट्स. बट पढ़ना आपको है. मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आई इक्वल एम के स्क्वायर. अब देखिए, इतना डिटेल में हमारा है भी नहीं ये. आपको खाली ये फॉर्मूला याद करनी है, आई इक्वल एम के स्क्वायर. इन दिस फॉर्मूला I is a moment of inertia of a particular body. बॉडी रॉड हो सकता है, रिंग हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. I is a moment of inertia of a body about a particular axis. M mass of that body. K is a radius of gyration about that particular axis. अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में एक चीज बताऊं, तो ऐसे कहा जाता है कि जो K है ना, K डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन. अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए K भी अलग अलग हो जाता है. देखिए, अगर आप यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देंगे, इफ यू चेंज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज. ये I चेंज हो जाएगा. अगर I चेंज हो गया, तो हमें यहाँ पे K को भी चेंज करना पड़ेगा to give same moment of inertia again. As this I will change, definitely in this formula, if I changes, M does not change with axis, but I change, so K will also change. अलग अलग एक्सिस के लिए K अलग अलग होता है. ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन मींस रेडियस ऑफ रोटेशन ओनली. ये वो K है जिसके लिए आपको खाली फॉर्मूला एक याद करनी है, I इक्वल एम के स्क्वायर. ठीक है, अब कहीं पे हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, I डिवाइड बाय M इक्वल टू K स्क्वायर. K स्क्वायर इक्वल I बाय M, तो K विल बी रूट ऑफ I बाय M. ये और ये सेम ही है ना, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है. ठीक है, क्लियर? ठीक, आपको समझ गया होगा रेडियस ऑफ गायरेशन, आई एम श्योर. फिर भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिसमें हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन देख सकते हैं. इमेजिन दैट एक रॉड है, इट्स अ रॉड, एन एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस रॉड. ठीक है, अराउंड दिस एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड इज ml स्क्वायर बाय 12. याद है? ठीक है, ये m क्या है? m इज अ मास ऑफ दिस रॉड. नाउ सपोज ये एक्सिस सेम है. ये जो पूरी रॉड है ना, पूरी रॉड को कंप्रेस करके, इस रॉड को मैंने इतना कंप्रेस किया कि पूरी रॉड यहाँ पे आ गई. ये आ गई रॉड, मतलब एंटायर रॉड इज कंप्रेस्ड एंड इट बिकम्स पॉइंट मास. रॉड ये बन गई पॉइंट मास. ठीक है, तो इसका मास कितना निकलेगा? इसका सेम m. अब सपोज इसका जो एक्सिस से डिस्टेंस है,
ये डिस्टेंस मैंने रखा L/√12, ये डिस्टेंस रखा मैंने L/√12। सो उससे क्या होगा, अब अगर मैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, इट विल बी मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास डिस्टेंस इज L/√12 स्क्वायर, कितना आएगा? आई थिंक इट विल कम ml²/12 ओनली। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है इसका और इसका। तो ये जो L/√12 है ना, इट इज अ रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन इज L/√12। ठीक है, क्लियर? अभी किसी स्टूडेंट ने कुछ डाउट मैसेज करके भेजा है, मैंने मैसेज पढ़ा नहीं आपका। माइक ऑन करो और बोलो क्या डाउट है। व्हाट्स अ डाउट हियर? ओपन योर माइक एंड आस्क। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर वो रॉड में एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से जाता है और इधर जब मास पूरा कंप्रेस होके साइड से गया है उसका एक्सिस। तो अब बोलोगे एक्सिस चेंज हो गया है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ एक्सिस चेंज नहीं हुआ है, थिंक एक्सिस वहीं का वहीं है। मैंने रॉड को पूरा शिफ्ट करके एक जगह पे रख दिया। हाँ एक्सिस अभी देखो, अभी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से नहीं जा सकती है। ये केस में एक्सिस इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इन दिस केस। तो लेकिन हमने वो पूरे बॉडी को ही उठा के एक जगह पे रख दिया। ml/12 भी चेंज होगा ना? देखो सी, अगर आप यहाँ पे पहले एक्सिस चेंज करो, इफ यू मेक एक्सिस हेयर, यहाँ पे मैं बोलूंगा हाँ एक्सिस चेंज किया है। अगर ये एक्सिस लोगे ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन बाद में हो जाएगा L/√3, L/√3 हो जाएगा। के चेंज हो गया जब आपने एक्सिस चेंज की। यहाँ पे आप ऐसे मत सोचोगे ये डायग्राम से ये डायग्राम तक जाते जाते एक्सिस चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। एक्सिस वही है, मैंने रॉड को पकड़ के एक जगह पे रख दिया, पूरा रॉड को कंप्रेस करके एक जगह पे रख दिया। इतना डिटेल में मत सोचो, ये एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। ज्यादा सोचेंगे ना तो भी कंफ्यूजन ही होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ यू डोंट थिंक, बट आप इनकरेक्ट तरीके से सोच रहे हो। वो एक्सिस बदल गई ऐसा नहीं है। सो आई स्टूडेंट, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की एक ही फॉर्मूला है जो काम आएगी, ये भी आप यूज कर सकते हो, दोनों ठीक है। नोट डाउन दिस फॉर्मूलास प्लीज। और अगर कुछ डायग्राम वगैरह नोट करना है तो कर लो, आई एम गिविंग यू टाइम, नोट इट फास्ट। रेडियस ऑफ गायरेशन का कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है, इट जस्ट दिस फॉर्मूला इज जो यूज होती है, तो डिफाइन करने को नहीं बोलेगा। ठीक है, आई सजेस्ट ये मेंशन कर दो दैट k डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दोगे, k का वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, ओके, आई होप इट इज कंप्लीटेड। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। सो रेडियस ऑफ गायरेशन समझने के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। इस टॉपिक में हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन को यूज करेंगे, यहाँ पे इसका यूज आने वाला है। सी, नेक्स्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन। इट इज नेक्स्ट टॉपिक इज रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन जो हमारा जो टेक्स्ट बुक है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में रोलिंग टॉपिक दिया हुआ है और बहुत छोटा है, मतलब हार्डली इट्स 1 और 1.5 पेजेस में खत्म हो जाता है। ठीक है, उतना मैं आपको क्लास में भी बता दूंगा जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में है। बट जो स्टूडेंट सीरियसली जेई प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नीट, जेई की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट सीरियसली जेई प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई के लिए बता दो, जेई मेंस के लिए भी रोलिंग मोशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रोलिंग काफी डिटेल में भी है। देयर आर मेनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑन द रोलिंग इन द जेई। जेई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसकी काफी इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक ने इतना डिटेल में नॉलेज नहीं दिया है। ठीक है, तो आज मैं
जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करा दूंगा, विल डू अकॉर्डिंग टू जेई पॉइंट ऑफ व्यू भी, बट ये थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है जेई लेवल पे. इफ यू गो टू द जेई लेवल इट इज स्लाइटली टफर टॉपिक. तो मेरी एडवाइस रहेगी जो जेई प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स है ना, उनको मैं सिर्फ उनको मेरी एडवाइस है कि आज जब मैंने ये टॉपिक फिनिश किया, आप अच्छे से इस टॉपिक को फिर से किसी बुक से पढ़ लो, स्टेट बुक से नहीं, सपोज आपके पास एच.सी. वर्मा या कोई और रेफरेंस बुक है उससे पढ़ लो, या इंटरनेट से थोड़ा देख लो, और उसके बाद इसके एमसीक्यूज ट्राई करो. रोलिंग अभी क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. बाद में अगर आप 6 महीने बात करेंगे तो ये कुछ भी याद नहीं रहता है फिर. स्पेशली जो जेई प्रिपेयरिंग स्टूडेंट है उनको बोल रहा हूँ, रोलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ लेना और इसके ऊपर एमसीक्यू ट्राई करना. ठीक है. बाकी हमारा जो स्टेट बुक है एमएचसीईटी लेवल या नीट लेवल, उसमें ये इतना डिटेल में नहीं आता है. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विथ रोलिंग मोशन. इट्स एन इम्पोर्टेंट फॉर जेई, इन अदर एग्जाम इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो चलो लेट्स स्टार्ट रोलिंग मोशन. ठीक है. ये आपने वर्ड तो सुना है रोलिंग, रोलर. व्हाट इज रोलिंग मोशन नाउ? सी इन दिस चैप्टर मैंने आपको बताया था कि एक मोशन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, और एक मोशन होता है रोटेशनल मोशन. दोनों अलग अलग हैं. जिनको ट्रांसलेशन का आइडिया नहीं है, अभी भी सबको लगता है आइडिया नहीं है हमें ट्रांसलेशन का, तो मैं आपको ट्रांसलेशन का एग्जांपल दे देता हूं. सपोज ये एक स्फीयर है, इट्स अ स्फीयर. ठीक है. इस स्फीयर को आपने हवा में फेंक दिया, यू थ्रो इट इन एयर. ठीक है. तो ये स्फीयर कैसे मूव करेगा? ऐसे. तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऐसे. तो इससे कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन. ठीक है. ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा? ये स्फीयर ऐसे होगा, सपोज ये सपोज स्फीयर आगे बढ़ते जा रहा है ऐसे, सो इट इज ट्रांसलेशनल. ठीक है. ट्रांसलेशन मोशन में जो बॉडी होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस चली जाती है. ठीक है. रोटेशन मोशन में बॉडी एक ही प्लेस पे रुक के अपने ही चारों बाजू घूमती रहती है. दैट इज रोटेशन. ठीक है. सो वी हैव लर्नड अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशन मोशन. दोनों अलग मोशंस हैं. अब व्हाट इज रोलिंग मोशन? इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन मोशन एज वेल एज रोटेशन मोशन, अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन साइमल्टेनियसली कर रही है, so combination of these two motion is called as rolling motion. Rolling motion means it's a combination of translation and rotation. ठीक. देखो अभी कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर रोलिंग मोशन का दूसरा कोई नाम है क्या? रोलिंग मोशन का नाम रोलिंग मोशन ही है और कोई नाम नहीं है. ठीक. इसका कोई और दूसरा नेम नहीं है. रोलिंग मोशन एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशन मोशन. ठीक है. तो अगर कोई बॉडी है जो एक साथ ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों परफॉर्म कर रही है, that is called rolling motion. Clear? If a body is performing both motions together, it is called rolling motion. I hope ये clear है आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now see, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? पहले मैं थोड़ा उसको मैंने आपको बता दिया कि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन. Now look at this body. इस बॉडी के ऊपर मैं कुछ अलग अलग पॉइंट्स ले लेता हूं. See, ये दिख रहा है? इट्स अ टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस बॉडी. चलो इसको नेम देता हूं ए. बॉटम पॉइंट दिख रहा है? बॉटम मोस्ट पॉइंट, उसको नाम देता हूं बी. और ये सेंटर दिख रहा है? इसको नाम देता हूं सी. और इन फ्रंट ऑफ दिस बॉडी यहां पे मैंने पॉइंट लिया है ई. बैक साइड मैंने एक पॉइंट लिया है डी. ठीक है. तो ये देखो अलग अलग बॉडीज पे मैंने पॉइंट ले ली. ठीक है. आई वांट टू एक्सप्लेन यू प्रॉपरली व्हाट इज ट्रांसलेशन मोशन फर्स्ट. ठीक है. अब देखो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? सपोज ये स्फीयर जो है वो आगे मूव कर रहा है. ठीक है. जब ये मूव कर रहा है तो पॉइंट ए विल आल्सो मूव, पॉइंट ई विल आल्सो मूव, पॉइंट बी, सी, डी. देखिए हर पार्टिकल मूव हो रहा है. एंड इफ ऑल द पार्टिकल्स विल मूव विद अ सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी भी सेम होगा सबका, वो वेलोसिटी को मैंने v लिखा है. ठीक है. तो सब सारे पार्टिकल एक ही वेलोसिटी v के साथ आगे बढ़ रहे हैं. अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो सबकी इंक्रीज होगी इक्वली. तो सच मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन मोशन. ठीक है.
ओके, सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है? सेम v। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, एक बात बताओ, अगर एक कार है, ठीक है, कार रोड पे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट रोड पे, कार की जो हेडलाइट है, कार का हेडलाइट, वो जितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कार का जो रूफ है वो भी उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कार का जो टेल लाइट है, पीछे का लाइट है, वो भी उतनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कार चल रही है, हेडलाइट जो है वो 80 की स्पीड पे है और जो टेल लाइट है वो 40 की स्पीड पे है? ऐसा नहीं हो सकता है। ऑल पार्टिकल्स मूव विद द सेम स्पीड। तो यही तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। सो ऑल द पार्टिकल्स आर हैविंग सेम स्पीड, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन। ये डायग्राम देखो, ये ट्रांसलेशन है। अब सोचो ये सेम स्फीयर में ले लेता हूं, सेम स्फीयर, इट्स अ सेम स्फीयर, सेम पार्टिकल्स में ले लेता हूं फिर से, ए बी सी, दिस इज ई, दिस इज डी, ठीक, सेम स्फीयर है। अब सपोज ये स्फीयर प्योरली रोटेशन मोशन कर रहा है, इट इज डूइंग प्योरली रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो रोटेशन मोशन में सबसे पहले एक्सिस होती है ना, अराउंड पर्टिकुलर एक्सिस इट रोटेट। सपोज एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, देखो ऐसे, एंड अराउंड दिस एक्सिस ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो होगा कैसे, जब ये रोटेट करेगा ना, द पार्टिकल ए विल मूव इन दिस डायरेक्शन, particle E will move in this direction, particle B will move in this direction, particle D will move in this direction, ऐसे। सपोज ये क्लॉकवाइज रोटेशन चल रहा है ना, आपको याद होगा अगर यहाँ पे रोटेशन चल रहा है, ऑल दीज पार्टिकल्स आर हैविंग सेम वैल्यू ऑफ ओमेगा, सबका ओमेगा सेम होगा, ऑल ऑफ देम विल हैव सेम ओमेगा, ये देखो ओमेगा सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम। लेकिन मुझे यहाँ पे भी एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकालनी है, मुझे लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको याद होगा रोटेशन में भी ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली अंदर सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। इनकी अगर आपको पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, लेट्स से यू वांट टू फाइंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए, इट विल बी गिवन बाय रेडियस ऑफ ए इनटू ओमेगा, where this r is a distance of the a from axis, ठीक है। ओमेगा सबका सेम है, बट लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल्स इज गिवन बाय आर ओमेगा। अब देखो द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, ये डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस, ये डिस्टेंस है रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल, इट्स इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। लेट्स से रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर, ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, यहाँ पे आप कैपिटल आर मल्टीप्लाई करो आर ओमेगा, it is a linear velocity of A. Similarly, linear velocity of E will be omega r, linear velocity of B will be omega r, and linear velocity of D will be omega into r, ठीक है। ये बात अगर थोड़ा अभी भी क्लियर नहीं है, सब आपको अभी भी इतना क्लियर नहीं है, तो मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ, इससे ज्यादा जल्दी समझ जाएगा। यू टेक वन पॉइंट हेयर, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, सपोज the distance of this point from the axis, ये distance है x, distance of this point from the axis is x, ठीक है। ये point कौन सा है, suppose this point is p, it's a p point, इसका distance from axis कितना है, x। अब p point अगर आप थोड़ा imagine करो, p point ऐसे circular path में घूमेगा, when it is rotating p point will move in a circular path। If I want to find velocity of p point, it will be given by omega into x, ये है लीनियर वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट। थोड़ा समझो इसको अभी, क्लियर? तो सबका ओमेगा सेम होगा एंड दिस डिस्टेंस आई विल टेक, तो ए पॉइंट के लिए आई विल टेक कैपिटल आर, डी पॉइंट के लिए भी इट विल बी कैपिटल आर एंड सो ऑन। ये डायग्राम थोड़ा समझो, दिस इज कॉल्ड प्योर रोटेशन, दिस इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशनल, ठीक है। अब रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग में बॉडी ये दोनों परफॉर्म करती है ना एक साथ, बॉडी परफॉर्म दीज टू टुगेदर, दैट मीन्स रोलिंग मोशन में बॉडी के पास ये वेलोसिटी भी रहेगी और ये वेलोसिटी भी रहेगी, दोनों रहेंगी ना। सी इन द रोलिंग मोशन बॉडी परफॉर्म दिस मोशन ऑल्सो एंड दिस मोशन ऑल्सो, दोनों परफॉर्म करती है, तो ये दोनों उसके पास होंगे। सी
सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको रोलिंग का एक एग्जाम्पल ही दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इमेजिन हो। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल ऑफ द रोलिंग। एक बात बताओ, आप सब ने जो व्हीकल्स होते हैं, टेक ऑटो और कार और एनीथिंग, टेक अ कार। कार का जो व्हील्स होते हैं, कार के व्हील राउंड शेप के होते हैं, दे आर डिस्क शेप। अब से जो कार रोड पे चल रही है, तो कार का जो टायर होता है, कार का जो व्हील होता है, टायर, वो टायर आपने देखा होगा, टायर सिर्फ आगे मूव करता है, मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है, कि वो रोल मतलब रोटेट भी करता है। इट रोटेट्स प्लस गोज फॉरवर्ड, और इट ओनली गोज फॉरवर्ड, दोनों करता है, इट डू बोथ। ठीक है, तो अगर वो दोनों करता है ना, मतलब वो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड रोलिंग। द टायर्स ऑफ अ व्हीकल, when vehicle is in motion, the tires of that vehicle perform rotational rolling motion। ठीक है, अब एक ये ले लो, सपोज एक फुटबॉल ले लो, फुटबॉल को आप ग्राउंड पे छोड़ दो, लीव इट ऑन द ग्राउंड, तो जब वो ग्राउंड पे फुटबॉल आगे बढ़ेगा, फुटबॉल आगे भी बढ़ेगा प्लस वो रोल भी होता जाएगा। फुटबॉल विल आल्सो डू रोलिंग मोशन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो रोलिंग एग्जाम्पल होते हैं टायर ऑफ अ व्हीकल, ओके, और एनी बॉल व्हेन यू लीव ऑन द ग्राउंड, तो ये ऐसे करके आगे बढ़ता है। ठीक है, तो रोलिंग में ये बॉडी दोनों परफॉर्म करती है, इट परफॉर्म बोथ। ठीक है, सो हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो जो आपने बाद में ये रोटेशन वाले में कुछ तो बताया ना सर, वो वीपी वाला नहीं समझाएगा, फिर से बताओ ना सर। पी पॉइंट वाला, हाँ सर। देखो, पी एक पॉइंट है स्फीयर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये स्फीयर प्योरली रोटेशन मोशन कर रहा है, सपोज इट्स डूइंग प्योरली रोटेशन मोशन। तो ये पी पॉइंट है ना, इसका जो एक्सिस से डिस्टेंस है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू सी पॉइंट, पी का जो एक्सिस से डिस्टेंस है, लेट्स से वो एक्स है, x into omega करेंगे ना, it is like r into omega only। when you do x into omega, it will give you linear velocity of p point। तो किसी भी पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी कैसे मिलेगी इन द रोटेशन मोशन, किसी भी पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी कैसे मिलेगा, बाय मल्टीप्लाइंग ओमेगा विथ x या ओमेगा विथ r, वही बताया, सिंपल। तो ये जो a पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इट इज कैपिटल R, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी कैपिटल R इंटू ओमेगा। ओमेगा सबके लिए सेम है, ओमेगा मल्टीप्लाई विद दिस डिस्टेंस विल गिव यू लीनियर वेलोसिटी, बस उतना ही बताया। नाउ आई वाज टेलिंग यू दैट जब बॉडी ये दोनों परफॉर्म करती है मोशंस, तो उसके पास ये वेलोसिटी भी रहेगी और ये वेलोसिटी भी रहेगी, टुगेदर दे विल बी देयर। ठीक है, ठीक है, मैं वो आपके बताता हूँ, बट आई सजेस्ट यू पहले आप ये दोनों डायग्राम बना लो। ड्रॉ दीज टू डायग्राम फास्ट, ड्रॉ दीज टू डायग्राम्स। Draw them। Yeah, completed। सो आई होप आपने ये दोनों डायग्राम कंप्लीट कर लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। सी, ये वही सेम डायग्राम है फिर से, यहाँ पे बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, यहाँ पे वही सेम बॉडी रोटेशन मोशन कर रहा है ना। रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मोशंस। ठीक है, तो रोलिंग मैंने क्या बताया, रोलिंग में उसमें बॉडी के पास ये वेलोसिटी भी रहेगी और ये वेलोसिटी भी रहेगी ना। सो लुक हियर नाउ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ रोलिंग में क्या क्या वेलोसिटीज होती है इन बॉडी रोलिंग, व्हाट टाइप ऑफ वेलोसिटी इट हैज। सी,
Suppose this body is performing rolling motion. ये A point है. A point के पास ये velocity भी रहेगी और ये velocity भी रहेगी. अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों velocities का direction same है और ये दोनों linear velocities है. Both of them are linear velocities. Direction same है. So overall मैं ऐसे बोल सकता हूँ that A के पास जो velocity होगी, A will move with this velocity, V plus omega r. ठीक है. अब चलो C से start करते हैं. Let's start with C. Here C center is also moving with a velocity V. ठीक है. ये है translation motion. But यहाँ पे center के पास कोई velocity नहीं है because axis is passing through center. Center move नहीं करेगा. Axis is fixed. C will be fixed. यहाँ पे velocity C के पास नहीं है. यहाँ पे है कितनी velocity V. तो ultimately यहाँ पे भी velocity कितनी होगी center की V. चलो B point पे आते हैं. Look at the B point. It is having two velocities V और ये omega r. लेकिन अब ध्यान से देखो तो ये दोनों velocities opposite direction में है. अब एक just मेरा assumption है, I don't know, एक assumption है कि suppose V is greater than omega r. ये जो V है ना, it's greater than omega r. अब कुछ लोगों को ये डाउट आएगा, बोलेंगे सर V is always equal to omega r, greater than कैसे लिख रहे हो? ये वो वाली फॉर्मूला नहीं है. This V is a velocity of translation motion and this omega r is a velocity of rotation motion. मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि translational velocity is more than rotational velocity. Translation rotation से बड़ा हो सकता है. उसमें क्या है? Think this V is greater than omega r. So net velocity जो होगी ना B point की, वो इस तरफ होगी, in the direction of V. और velocity इतनी होगी, V minus omega r. It will be the velocity of B point. I hope आप समझ सकते हैं. ठीक है. Last E point का velocity मैं दिखा देता हूँ. D point का आप खुद बनाएंगे. I will show you velocity of E. D you will do on your own. See the E point. ठीक है, ये E point है. अब देखो यहाँ पे E के पास क्या velocity है? V. वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ. ओके, और यहाँ पे क्या velocity है? Downward omega r. Downward omega r. See, ये दोनों velocities E के पास है. So according to the parallelogram law, the resultant velocity will be passing through the diagonal of the parallelogram. So resultant velocity ऐसे होगी. See, this will be resultant velocity. ठीक है. तो ध्यान से देख लो, ये velocity और ये velocity को combine करके यहाँ पे बनाना है. And then by parallelogram law we'll add them. That will be. So अभी मैंने D का आप खुद draw कर लो. So this is the velocities of different particles in rolling motion. Rolling जो body करती है तो ये सब velocities होती हैं. ठीक है. Please draw this. अगर जैसे मैंने बनाया वैसे बनाओ तो ज्यादा अच्छा. This plus this equal to this. ये तीनों एक ही लाइन में होंगे तो ज्यादा अच्छा. All three diagrams should be in a same line. That will be better. D point का आप लोग खुद देखो कैसे D point की velocity होगी. Is it over? Completed? So I hope it is completed. Is it over? ठीक है. So I hope it is completed. Okay. So right now we are discussing rolling motion. ना देखो rolling में मैं आगे बढ़ता हूँ. ये जो diagram आपने अभी draw किया rolling वाले body का, diagram अपने सामने ही रखो. I can ask you some questions from this. Now we are discussing rolling motion.
अब एक्चुअली रोलिंग दो टाइप की होती है, देयर इज टू टाइप्स ऑफ रोलिंग। रोलिंग भी दो टाइप की होती है, वन इज कॉल्ड एज प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, और दूसरे का नाम होता है इम्प्योर रोलिंग। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो हमारा स्टेट बुक का सिलेबस है उसमें सिर्फ प्योर रोलिंग पढ़ना है। जेई के लिए दोनों रोलिंग्स आती है, जेई में प्योर रोलिंग एंड इम्प्योर रोलिंग बोथ आर देयर। ठीक है, ठीक है, अब प्योर रोलिंग पे आते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में वो बता देता हूँ, प्योर रोलिंग और दूसरा है इम्प्योर रोलिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग का एक और नेम है जो मैं आपको 2 मिनट के बाद बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ। इसका एक और नेम है, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग सम स्पेस फॉर राइटिंग दैट नेम। इम्प्योर रोलिंग का भी एक और नेम है, तो मैंने स्पेस थोड़ा छोड़ दिया उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। प्योर रोलिंग क्या होता है? सी दिस, थिंक एक स्फीयर है जो रोलिंग कर रहा है, इट इज रोलिंग, तो ऑब्वियसली इसके नीचे ग्राउंड रहेगा, ग्राउंड के ऊपर ये रोलिंग कर रहा है। रोलिंग मतलब ये ट्रांसलेशनल और रोटेशन मोशन दोनों कर रहा है। ऐसे सपोज रोटेट होते होते आगे बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग। ठीक है, अब देखो इसमें रोलिंग में ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इट इज बी। बी पॉइंट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बी पॉइंट? बी पॉइंट इज द ओनली पॉइंट विच इज इन कॉन्टेक्ट विथ द ग्राउंड। B is the only point on this sphere which is in contact with the ground. ठीक है, B bottom point है। अब what is the velocity of B point? You remember, velocity of the B point was V minus omega r। मतलब जो B point है वो इस velocity के साथ आगे बढ़ रहा है। B point is running forward with this velocity V minus omega r। ठीक है, तो अगर B point आगे मूव करेगा with this velocity, then there will be the friction between B point and the ground ना। B और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होगा, डेफिनेटली देयर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन B एंड द ग्राउंड। ठीक है, फ्रिक्शन एक्ट होगा। फ्रिक्शन पता है कैसे एक्ट होगा? फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस F इज द फ्रिक्शन। ठीक है, बात को समझो, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर लेट्स से ये B पॉइंट है, B पॉइंट से आगे बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ? बैकवर्ड लगेगा ना। सो फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग ऑन दिस स्फीयर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब फ्रिक्शन पता है जब लगेगा ना, फ्रिक्शन की वजह से ये V डिक्रीज होता है, the velocity will go on decreasing because of the friction। okay, और फ्रिक्शन तब तक एक्ट होता रहेगा जब तक V minus omega r become 0। जब V minus omega r will become 0 ना, उसके बाद फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जाएगा। see, V minus omega r is a velocity of B point। ठीक है, फ्रिक्शन तब तक एक्ट होगा जब तक ये वेलोसिटी 0 ना हो जाए। अगर ये वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, ऐसा मत सोचना अगर ये वेलोसिटी 0 हो गई मतलब स्फीयर रुक जाएगा, नहीं, ये सिर्फ बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी है। बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी मतलब जैसे ही कोई पॉइंट बॉटम पे पहुंचेगी वहां पे वो पॉइंट राइट या लेफ्ट कोई टेंडेंसी नहीं रखेगी। जब पॉइंट ग्राउंड पे पहुंचेगी उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। सिर्फ ग्राउंड वाली पॉइंट की स्पीड 0 है, हर पॉइंट की स्पीड 0 नहीं होगी। सी, जब वेलोसिटी ऑफ द बॉटम पॉइंट बिकम 0 उसके बाद फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जाएगा। सी, ऐसे याद करो, ग्राउंड की स्पीड क्या है? ग्राउंड की स्पीड 0 है, तो जब B का स्पीड भी 0 हो जाएगा, B का स्पीड भी 0, ग्राउंड का स्पीड भी 0, मतलब B और ग्राउंड का स्पीड सेम हो गया, तब फिर फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन विल स्टॉप एक्टिंग व्हेन वेलोसिटी ऑफ द B पॉइंट विल बिकम सेम एज वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। वैसे अब ग्राउंड कितना है? 0 है। सो जब ये 0 हो जाएगा तब आपका फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जाएगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो आ रहा है V इक्वल्स टू ओमेगा r। पास दिस वन ओवर हियर। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये तो हमें ऑलरेडी पता है फॉर्मूला। नहीं, ये कुछ अलग फॉर्मूला है। ये V दिख रहा है, इट्स अ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है जिससे बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। एंड ओमेगा इनटू r, ओमेगा इज अ रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द स्फीयर। जब ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे ना तब फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जाएगा एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉटम पॉइंट विल बी 0।
ठीक है, फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जाएगा, मतलब बॉडी मूव करेगा विदाउट फ्रिक्शन। सच मोशन इज कॉल्ड एज प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग वो होता है जब ये बॉडी रोल कर रहा है बट बॉडी की जो सबसे नीचे वाली पॉइंट है उस पर फ्रिक्शन एक्ट नहीं हो रहा है। व्हेन फ्रिक्शन एक्टिंग इज जीरो ऑन द बॉडी इट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग। इसका अगर आपको चाहिए तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ध्यान से ट्राई करना समझने का। ठीक है, आप जब शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हो, शॉपिंग मॉल्स में एक गेम भी होती है, गेम सेक्शन होता है अलग से। ठीक है, गेम सेक्शन में एक गेम होती है जिसको बोलते हैं बोलिंग। बोलिंग, ठीक है, रोलिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, बोलिंग बोल रहा हूँ, बोलिंग। बॉलिंग में क्या होता है, एक आपको एक छोटा सा बॉल दिया जाता है जिसमें आपको 3 फिंगर्स फंसाने के लिए होल्स रहते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, जो आपके डाउट्स है मैं क्लियर करता हूँ, बट लेट मी कंप्लीट माय एग्जांपल फर्स्ट। आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हो, एक गेम सेक्शंस होते हैं, गेम सेक्शन में एक गेम होती है जिसको बोलते हैं बॉलिंग। बॉलिंग में क्या होता है, आप एक स्फीयर लेके उसमें अपनी फिंगर्स फंसा के स्फीयर को फेंक देते हो और सामने बॉटल्स होती हैं, वो स्फीयर जाके बॉटल को हिट करता है। गेम देखी होगी आपने ये। उसमें एक बात है, जब आप उस स्फीयर को फेंकते हो, उस स्फीयर देखो आप आगे चल के रोलिंग ही करता है, दैट स्फीयर डू द रोलिंग मोशन ऑन द ग्राउंड। लेकिन जब आप उसको फेंकते हो ना, स्टार्टिंग में जब वो स्फीयर, जब आप उसको फेंकते हो, वो हवा से जमीन पे लैंड करता है। जब वो हवा से जमीन पे लैंड करता है, स्टार्टिंग में थोड़े डिस्टेंस तक के लिए, फॉर सम डिस्टेंस, वो सरकता है ग्राउंड के ऊपर, खिसकता है ग्राउंड के ऊपर, उसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट होता है। लेकिन थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो स्मूथली आगे घूमने लगता है, उस पर फ्रिक्शन एक्ट नहीं होता है थोड़े आगे जाने के बाद। तो थोड़े डिस्टेंस के लिए फ्रिक्शन एक्ट होता है, उसके बाद उसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट बिकम जीरो फॉर दैट स्फीयर। तो फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जाता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो स्फीयर है वो प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग मतलब वो रोलिंग जिसमें बॉटम पॉइंट पे फ्रिक्शन एक्ट नहीं होता है, फ्रिक्शन बिकम्स जीरो। और वो कब जीरो होगा, फ्रिक्शन कब जीरो हो जाएगा, जब वेलोसिटी ऑफ द बी पॉइंट बिकम जीरो। और वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट जीरो कब होगा, जब v बिकम इक्वल टू ओमेगा आर, ये जब दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग की कंडीशन ये होती है, v मस्ट बिकम इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। जिनको लग रहा है ये फॉर्मूला तो सर्कुलर मोशन वाली है, वो नहीं है ये, इट लुक सिमिलर। ये है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, जिससे बॉल ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, और ये रोटेशनल वेलोसिटी है। तो आपने यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसलेशन वेलोसिटी हैज बिकम इक्वल टू रोटेशनल वेलोसिटी। ठीक है, जब इस बी पॉइंट का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी इक्वल हो जाता है, तब फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग में क्या होता है कि जब रोल करते हुए आगे बढ़ेगा, जब ये पॉइंट बी पॉइंट ग्राउंड पे आएगी, इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी जीरो हो जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। अनदर नेम फॉर प्योर रोलिंग इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग क्यों लिखा है, देखो जब प्योर रोलिंग होती है ना, तो मैंने कहा आपको वेलोसिटी ऑफ द बी पॉइंट बिकम जीरो, इसकी नेट वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मतलब ये पॉइंट आगे या पीछे ड्रैग नहीं होता है, इसकी वेलोसिटी जीरो रहती है, उसको बोलते हैं ये स्लिप नहीं हो रहा है, इट इज नॉट स्लिपिंग। अगर बी पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ है तो मैं बोलूंगा इट इज फॉरवर्ड स्लिपिंग। बी पॉइंट की वेलोसिटी अगर पीछे की तरफ है इट्स अ बैकवर्ड स्लिपिंग। लेकिन अगर बी पॉइंट की वेलोसिटी अगर जीरो है, मतलब वो नो स्लिपिंग कर रहा है, वो रुका हुआ है, दैट्स व्हाई नेम है विदाउट स्लिपिंग। देखो जेई में अगर आप रोलिंग में जाओगे ना, बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट है, इतना मैं बताते जाऊंगा, आई कैन टीच एट जेई लेवल ऑल्सो। इतना बताऊंगा तो आप आधे स्टूडेंट गिव अप कर देंगे, इतना डिफिकल्ट लगेगा। फिलहाल इतना आइडिया मैंने दे दिया, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। यू रिमेंबर दिस कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। अरे स्टूडेंट्स, आपने मैसेज करके कोई डाउट पूछ रहे हो, मैसेज मत करो, माइक ऑन करके पूछो, क्या डाउट है। हेलो सर। हाँ बोलो जल्दी। सर बैंकिंग ऑफ रूट्स में जब कार टर्न लेता है तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता, तो वहां पे v माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो हो जाता है क्या? किसने बोला फ्रिक्शन नहीं होता है रोड पे? नहीं सर, मैंने बैंकिंग ऑफ रोड्स में जब टर्न लेते। उसमें था ना, फ्रिक्शन भी तो था बैंकिंग ऑफ रोड्स में।
बैंकिंग ऑफ रोड में था फ्रिक्शन टॉपिक, फ्रिक्शन लिया था, देखो जाके। सी पहले आप रोलिंग पे आ जाओ, वो टर्निंग वगैरह छोड़ो, पहले इस पे थोड़ा समझो। ये कंडीशन प्लीज नोट डाउन कर लो। इट्स अ कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। अब इम्प्योर रोलिंग में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इम्प्योर रोलिंग में सब उल्टा होता है। इम्प्योर रोलिंग वो होती है कि अगर v, ये जो वेलोसिटी है v माइनस ओमेगा आर, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, इफ v माइनस ओमेगा आर इट्स अ वेलोसिटी ऑफ v पॉइंट, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको बोलते हैं इम्प्योर रोलिंग। मतलब v नॉट इक्वल टू ओमेगा आर, इसको इम्प्योर रोलिंग कहते हैं। इम्प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन एक्ट होता है बॉडी के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ v पॉइंट इज नॉट 0, ठीक है। फ्रिक्शन एक्ट होता है इम्प्योर रोलिंग में, velocity of the bottom point is not 0, that is called impure rolling। impure rolling का दूसरा नेम है rolling with slipping, rolling with slipping, rolling with slipping, ठीक है। तो इतना ही डिटेल में नहीं जाओ, इतना ही ठीक है आपके लिए। ये पॉइंट याद रखो। आपकी टेक्स्ट बुक की बात बताऊं, अगर टेक्स्ट बुक ने तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया, ये भी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, डायरेक्टली लिख दिया है कि प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, और स्टूडेंट भी मान के आगे चले जाते हैं, ठीक है। बट मैंने थोड़ा रीजनिंग बता दिया इसका कैसे आया। सो रिमेंबर, प्योर रोलिंग इज दैट रोलिंग जिसमें v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक है। आज हमको है ना प्योर रोलिंग ही मेन, मतलब टेक्स्ट बुक लेवल पे प्योर रोलिंग ही है, इम्प्योर रोलिंग नहीं है हमारे पास सिलेबस में, ठीक है। अब रोलिंग में हमें खाली 2 पॉइंट्स और बची हुई हैं इस चैप्टर में। लेट मी कंप्लीट दोस पॉइंट। पुट दिस हेडिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। जो बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है, ठीक है। देखो, इमेजिन एक बॉडी है, हाँ, और ये बॉडी रोलिंग कर रहा है, रोलिंग मोशन, ठीक है। इसकी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, ट्रांसलेशनल मोशन की जो वेलोसिटी है वो v है, और रोटेशन की जो वेलोसिटी है, रोटेशन की, वो ओमेगा है। अब इस बॉडी का हमको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ओके चलो, इस बॉडी को हम लोग एज ऑफ नाउ स्फीयर ले लेंगे, स्फीयर ऑफ रेडियस r, स्फीयर या कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट, रेडियस r है, ठीक है। इसका रेडियस r है बॉडी का। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है, सिंस दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन मोशन, ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन इट विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इट विल हैव दिस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये ट्रांसलेशन कर रहा है, साथ साथ में ये रोटेशन भी कर रहा है, साइमल्टेनियसली इट इज डूइंग रोटेशन। रोटेशन की वजह से इट विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये आपको याद होगा शायद, रोटेटिंग बॉडीज हैव दिस काइनेटिक एनर्जी, ये हमने डिराइव किया है पहले। इट इज अ वेरी फर्स्ट डेरिवेशन इन द रोटेशन मोशन, ठीक है। ये देखो m का रोल I प्ले कर रहा है, v का रोल ओमेगा प्ले कर रहा है। So this is a kinetic energy due to rotation and this is kinetic energy due to translational। ऐड करो दोनों को, ठीक है। अब देखो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, ये जो I है, I क्या है, I is the moment of inertia of this body, right। मैं I को ऐसा लिख सकता हूं, याद है कुछ ये, आई होप ये याद है। So, I को मैं ऐसे लिख सकता हूं mk स्क्वायर, here k is the radius of gyration, I को मैंने लिख दिया mk स्क्वायर, k is the radius of gyration of this body। अब आया ओमेगा, दिख रहा है। सपोज दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है, आपके सिलेबस में खाली प्योर रोलिंग है। इफ इट इज डूइंग प्योर रोलिंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, प्योर रोलिंग में v is always equal to omega into capital R। So omega can be written as v upon r। प्योर रोलिंग में हम लोग ये कर सकते हैं, ओमेगा बिकम v अपॉन r। यहाँ पे ओमेगा की प्लेस पे आई विल राइट डाउन v बाई r, ये देखो, बट इट्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में देखो हाफ mv स्क्वायर कॉमन है,
take half mv square common. If you take half mv square common, what will you get? You will get 1 plus k square by r square. Half mv square common लो तो आएगा 1 plus k square by r square. This is a formula for kinetic energy of rolling body. इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. While solving numerical, you will come to know how to find this k square by r square. यहाँ पे देखो k square by r square आ रहा है, हम लोग डिस्कस करेंगे, but we will do numericals on this later. Today you just note down this is a formula for kinetic energy of the rolling body. Finish up to this fast. Clear? हो गया यहां तक? Sure? Clear? हाँ. So I hope it is over till now. ठीक है. See, rolling जितना आपके टेक्स्ट बुक में है वो खत्म होने पे आ रहा है. Rolling is about to over now. बहुत छोटा है आपके टेक्स्ट बुक में रोलिंग लेवल. ठीक है. अब देखो इसमें आपने जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाया, काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ mv स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. बस एक लास्ट पॉइंट में आज ये बता देता हूँ कि ये k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये जो टर्म है ये कैसे फाइंड करते हैं. हाउ टू फाइंड दिस टर्म दैट आई एम टेलिंग यू नाउ. जस्ट ये थोड़ा मैं बता देता हूँ उसके बारे में. सी, सबसे पहले आप एक याद रखो, रोलिंग जो है ना, रोलिंग इज ओनली डन बाय राउंड ऑब्जेक्ट्स. जो राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही रोलिंग कर सकते हैं. रिंग इमेजिन करो, रिंग रोल कर सकती है ग्राउंड पे. डिस्क कैन रोल ऑन द ग्राउंड. व्हीकल्स के जो टायर होते हैं वो डिस्क शेप के ही होते हैं, वो रोल कर सकते हैं. स्फेरिकल बॉल कैन रोल ऑन द ग्राउंड. बट आपको पता है ये रॉड रोलिंग नहीं कर सकती. रॉड कैन नॉट रोल ऑन द ग्राउंड. कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वही रोलिंग कर सकते हैं. ठीक है. अब राउंड ऑब्जेक्ट्स के लिए अभी मैं आपको ये बता दूं कि k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कैसे निकालते हैं, where this r is a radius of that object. How to find this? ठीक है. Suppose if I start with a ring, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कैसे निकालते हैं. ये नहीं निकाल पाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं निकाल पाओगे. See, if I start with a ring is an object which is round in shape. Ring can perform rolling motion. Ring का आपको moment of inertia याद है? What's the moment of inertia of ring? It is this much, mr square, है ना? मैंने moment of inertia लिखा है. चलो डिस्क से चालू करते हैं. डिस्क का moment of inertia होता है हाफ mr स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर भी रोलिंग कर सकता है. इट कैन डू रोलिंग. सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर. 2/5 mr स्क्वायर याद है. और ऐसा हॉलो स्फीयर भी था. चलो मैं आपको पहले इन तीनों के लिए बता देता हूं. नाउ लुक एट दिस फॉर्मूलास. इन सारे फॉर्मूलास में आप देखो mr स्क्वायर कॉमन है. देयर इज mr स्क्वायर एवरीवेयर. mr स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पे mr स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट है वो 1 है. यहाँ पे 1/2 है. यहाँ पे 2/5 है. सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है. दिस कोएफिशिएंट इज नथिंग बट k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. ये कोएफिशिएंट ही k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होता है. यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 1/2 ना. k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज 1/2. यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 2/5 है ना. तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फॉर द स्फीयर इज 2/5. ठीक है. अब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो मगअप कर लेंगे. हाँ सर हमने मगअप कर लिया. ये मगअप नहीं करो, हर चीज का एक्सप्लेनेशन होता है. क्यों आपने ये लिया वो भी मैं बता देता हूँ. सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr स्क्वायर. ये I को आप लिखो mk स्क्वायर. Write down this I as mk square. M gets cancelled.
mm cancel. Pass this r square on that side. आ गया k square by r square equal to 2/5. देख लो आपके सामने है. पता है k square by r square क्या होता है? जितना कोएफिशिएंट है that is the value of k square by r square. Whatever is a coefficient of this, that is k square by r square. So यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 1/2. For disk, k square by r square will be 1/2. For ring, how much is coefficient? Coefficient क्या है? 1. K square by r square will be 1. Clear? ठीक है. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिनको ये समझ गया, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं. ट्राई टू आंसर मी. ठीक है, ट्राई टू आंसर मी. जिसको आंसर आएगा वो जल्दी से माइक ओपन करो और बताओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फॉर सॉलिड सिलेंडर? सिलेंडर भी रोल कर सकता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फॉर सॉलिड सिलेंडर? एनीबॉडी? 1/2. नाम क्या आपका? मान्या. ठीक है, मान्या ने आंसर दिया 1/2. अश्विनी ताड़े, you are saying 1/2. Yes, it is correct. Solid cylinder is same as disk, ना? Stop messaging now. Solid cylinder is same as disk. Disk का ये देखो मैंने बताया, moment of inertia is 1/2 mr square. Cylinder का भी moment of inertia is 1/2 mr square. So k square by r square will be same for both of them. ठीक है, correct है. If you want to mention here, solid cylinder will also be 1/2. ठीक है. So आज यहाँ तक क्लियर करके लो. रोलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया. हार्डली 5 मिनट्स टॉपिक इज पेंडिंग. वो मैं कल आराम से करा दूंगा. एंड देन रिमेनिंग विल वी डू द न्यूमेरिकल्स टुमारो. तो चैप्टर आपका खत्म हो गया ऑलमोस्ट. टुमारो विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन दिस. आज के टॉपिक में अगर कुछ अभी डाउट है, छोटा सा डाउट है तो अभी पूछ लो. इज देयर एनी डाउट टिल नाउ?